गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। आज हम 8th क्लास की जो हमारी बुक है हनी ड्यू, उसका हम 3rd चैप्टर है ग्लिम्पसेस ऑफ द पास्ट। आज हम ये चैप्टर देखेंगे। लेट अस स्टार्ट द लेसन। तो बच्चों, हमारा ये पार्ट है ग्लिम्पसेस ऑफ द पास्ट, यानी इतिहास की झलकियां। तो यहाँ हम भारतीय इतिहास की कुछ झलकियां देखेंगे, और ये झलकियां कब से कब की है ये हम थोड़ा सा यहाँ पर पढ़ लेते हैं। बिफोर यू रीड, यानी पढ़ने से पहले, कि हियर आर सम पिक्टोरियल ग्लिम्पसेस ऑफ हिस्ट्री ऑफ आवर कंट्री। हमारे इतिहास, हमारे देश के जो इतिहास है उसकी पिक्टोरियल ग्लिम्पसेस यानी चित्रात्मक कुछ झलकियां दी गई है। फ्रॉम 1757 टू 1857, 1757 से लेकर 1857 तक। दीज पिक्चर्स आर स्पीच बबल्स, ये पिक्चर्स एंड स्पीच बबल्स, और जो स्पीच बबल हैं will help clarify your understanding of the conditions that led to event known as the first war of independence in 1857। कि 1857 में जो आज़ादी की पहली लड़ाई लड़ी गई, उसके बारे में आपको समझने में ये आपकी मदद करेंगे। यहाँ एक चित्र दिखाया गया है, ये लता मंगेशकर जी हैं। ये 1962 में जो चीन ने भारत पर आक्रमण किया था, उसके बाद उन्होंने ये गीत गाया था। ये कवि प्रदीप ने लिखा था। तो जवाहरलाल नेहरू भी यहाँ इस गीत को सुन रहे थे। वो गीत आपने भी कई बार सुना है स्वतंत्रता दिवस के कार्यक्रम में। जब आप देखते हैं तो यह देखिए आप कि द मार्टर्स, शहीदों के बारे में लता मंगेशकर जी ने एक गीत गाया है। एट ए फंक्शन इन दिल्ली, दिल्ली में एक फंक्शन में उन्होंने क्या कहा कि ओ माई कंट्री मैन, लेट योर आईज फिल विद टीयर्स एज यू रिकॉल द सेक्रीफाइस ऑफ इंडियन मार्टियर्स। कि भारतीय ए मेरे, ओ माई कंट्रीमैन, ए मेरे देश की वासियों, जरा आंख में भर लो पानी, जो शहीद हुए उनकी जरा याद करो कुर्बानी। तो ये एक ऐसा गीत जो था वो आपने सभी ने लगभग सुना है। इस वक्त जवाहरलाल नेहरू जी भी सुन रहे थे, और उनकी याद आ गई उनको शहीदों की, और वो रो पड़ी थी उस वक्त। तो आज हम देखेंगे कि किस प्रकार अंग्रेजों ने भारत पर अधिकार किया और किस प्रकार लड़ाइयाँ भारतीयों ने लड़ी उनके खिलाफ। अब यहाँ हम इसका सेकंड पार्ट पढ़ रहे हैं इस लेसन का। यहाँ क्या कह रहा है कि द कंपनीज कॉन्क्वेस्ट 1757 टू 1849, 1757 से लेकर 1849 तक कंपनी की विजय, की कंपनी ने किस प्रकार भारत पर विजय हासिल की। यहाँ एक आपको मैप दिया गया है। ये कह रहा है कि इंडिया 1765, 1765 में इंडिया, ये देखिए आप पहले इस मैप को देखिए आप ध्यान से। ये कह रहा है कि ये येलो कलर में है वो इंडियन प्रिंसेस है, यानी भारतीय राजा है। और ये जो रेड कलर में है वो ब्रिटिश टेरिटरी, यानी अंग्रेजों का राज 1765 में सिर्फ इतना ही था। ठीक है, आगे जाकर 100 सालों में ये पूरा राज ये कर लेंगे, ये हम पढ़ेंगे इसमें। ऊपर क्या कह रहा है कि विद इट्स सुपीरियर वेपन्स, कि अपने आधुनिक हथियारों के साथ द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी, वाज एक्सटेंडिंग इट्स पावर इन 18th सेंचुरी इन इंडिया, कि 18वीं सदी में इसने भारत पर अधिकार जमा लिया था अपने बढ़िया हथियारों के साथ। अब जो भारत, ये जो राजा जो थे वो क्या बातें कर रही हैं। ये कह रहा है कि इंडियन प्रिंसेस, कि भारतीय जो राजा थे वर शॉर्ट साइटेड, कि दूरदर्शी नहीं थे वो। अब ये एक राजा क्या कर रहा है, दूसरे राजा से लड़ता झगड़ता रहता है, क्योंकि दैट अपस्टार्ट राजा, कि वो दुष्ट राजा, या जिस राजा ने एकदम शासन प्राप्त कर लिया वो राजा, बेकार राजा, कॉल द इंग्लिश मर्चेंट्स, कि इंग्लिश व्यापारी बुलाओ, दे विल हेल्प मी टू डिफीट हिम, कि उसे हराने में मेरी मदद करेंगे। अब ये देख, द पीपल हैड नो पीस ड्यू टू सच कंस्टेंट फाइट्स। अब लोगों में कोई भी शांति नहीं थी, क्योंकि इस प्रकार की लड़ाइयाँ लगभग लड़ी जा रही थी। अब क्या होता है, यहाँ पर देखिए, ये राजा आपस में लड़ रहे हैं और अंग्रेज इनका फायदा उठा रहे हैं। ये कह रहे हैं कि द रिवेलरीज, जो राजाओं के खिलाफ विद्रोह कर रहे थे, वो विद्रोही हेल्प द ईस्ट इंडिया कंपनी, उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी की सहायता की। एंड इट कुड इजीली सबड्यू इंडियन प्रिंसेस वन बाय वन, कि एक एक करके उन्होंने सभी भारतीय राजाओं को हरा दिया या उनको मार दिया, दमन कर दिया उनका। यहाँ एक है टीपू सुल्तान के बारे में, इनके बारे में क्या कह रहा है कि द फार सिंह रूलर, यानी एक दूरदर्शी राजा, लाइक ब्रेव टीपू सुल्तान ऑफ मैसूर,
मैसूर की जो राजा टीपू सुल्तान थे उनकी तरह का राजा, फोर्ट द ब्रिटिश टिल डाइड फाइटिंग, कि जब तक वो मर नहीं गए तब तक वो अंग्रेजों से लड़ते रहे थे। अब यहाँ देखिए आप, कुछ लोग तो सही बता रहे हैं, यहाँ वाले लोग ये सही बताएंगे इनको ब्रिटिश को, और यहाँ वाले लोग गलत बताएंगे। अब आप देखना क्या कह रहे हैं कि हाउ इंडियन रिएक्ट कंपनीज कॉन्क्वेस्ट्स, जो कंपनी ने जीत हासिल कर ली उस पर इंडियन यानी भारतीयों ने कैसा रिएक्ट किया, कैसी प्रतिक्रिया दी। तो अब ये यहाँ पर एक व्यक्ति ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि थैंक गॉड, कि भगवान का बहुत बहुत धन्यवाद, कि देयर इज पीस इन आवर कंट्री नाउ, कि अब हमारे देश में शांति हो गई है, अब राजा नहीं लड़ते अब के। नो मोर वार्स एंड नो लूटिंग बाय द ठग्स, अब कोई युद्ध नहीं होता और नहीं ठग हमें लूटते हैं। इट्स गॉड हु सेंट द ब्रिटिश, कि ये भगवान ये जिन्होंने इन अंग्रेजों को भेजा है, इससे हमारा बड़ा फायदा हुआ है। आवर डेस्टिनी लिंक्ड विद देम, कि हमारा भाग्य भी उनके साथ जुड़ गया है, यानी अभी हम भी आगे बढ़ेंगे। अब लेकिन ये जो लोग हैं ये क्या सोच रहे हैं, अन्य लोग क्या सोच रहे हैं, ये कह रहे हैं कि द वाइट मैन हैज किल्ड और डी थ्रोन्ड आवर किंग। डी थ्रोन्ड होता है सिंहासन से हटा देना, कि जो वाइट मैन का मतलब अंग्रेजों ने या तो मार दिए हैं या हमारे राजाओं को, या उन्हें सिंहासन से हटा दिया है। सम किंग्स वर नॉट गुड, कि कुछ राजा अच्छे नहीं थे, ये बात सही है, बट आफ्टर ऑल देवर ऑफ दिस लैंड, कि ये इस धरती के नहीं हमारे देश के तो थे कम से कम। अब ये कह रहा है नाउ वी हैव बिकम स्लेव्स ऑफ फॉरेनर्स, अब हम विदेशियों के स्लेव्स यानी गुलाम बन गए हैं, ये बात ये कहता है। अब आगे क्या आता है इसके थर्ड चैप्टर में, ये कह रहा है कि ब्रिटिश रूल, जब भारत में ब्रिटिश रूल स्थापित हो गया 1765 टू 1836 तक, तब क्या हो रहा है कि यहाँ एक जो रिलीजियस लीडर है ये लोगों को एक उपदेश दे रहा है। क्या दे रहा है कि रिलीजियस लीडर्स प्रीच्ड, कि धार्मिक गुरु लोगों को उपदेश देते थे आइडियाज, ऐसे विचार लाइक अनटचेबिलिटी एंड चाइल्ड मैरिज, छुआछूत और बाल विवाह की वो शिक्षा देते थे। एनीवन हु क्रॉस द सीज लॉजिज हिज रिलीजन, कि जो कोई समुद्र पार जाएगा उसका धर्म नष्ट हो जाएगा, यानी समुद्र पार नहीं जाना इंडियंस को, ठीक है। अब यहाँ दूसरा ये क्या कर रहा है कि ऑल द मिजरीज इन द वर्ल्ड इज ड्यू टू वुमेन, कि सभी प्रकार की जो दुख हैं कष्ट हैं वो औरतों के कारण है, वीमेन, इसको हम बोलेंगे वीमेन। नेक्स्ट यहाँ ये देखो जो अंग्रेज हैं वो क्या बात कर रहे हैं कि द ट्रूथ वाज दैट, कि सच्चाई थी कि इंडियंस हैड लॉस्ट सेल्फ रिस्पेक्ट, उन्होंने आत्मसम्मान खो दिया था भारतीयों ने। द ब्रिटिश कॉन्ड देम, कि ब्रिटिश हैं वो उनको दबाते रहते थे। क्या कि द नेटिव्स आर अनवर्दी ऑफ ट्रस्ट, कि यहाँ के जो मूल निवासी हैं वो विश्वास के योग्य नहीं है, इनकेपेबल ऑफ ऑनेस्टी, कि वो ईमानदार भी नहीं है। अब ये इंडियन जो ये क्या कह रहा है कि ट्रू, ये बात सत्य है योर ऑनर, कि हे महाराज बट आई एम ऑनेस्ट, लेकिन मैं ईमानदार हूँ। ये देखिए अब ये कह रहा है कि मैं तो ईमानदार हूँ, बाकी इंडियन ईमानदार नहीं है। अब ये लोग और क्या बातें कर रहे हैं कि बीइंग मर्चेंट द ब्रिटिश वांटेड क्विक प्रॉफिट्स, जो ब्रिटिश लोग थे क्योंकि वो व्यापारी थे वो जल्दी से लाभ चाहते थे। देयर हैवी टैक्सेस फोर्स्ड फार्मर अबैंडन देयर फील्ड्स, उनके जो भारी टैक्स जो लगाए गए थे उनके द्वारा, उनसे जो इंडियन फार्मर थे वो अपने खेतों को खो चुके थे, खेतों से भगा दिए गए। अब ये किसान क्या कह रहा है इसको कि बट यूर मैन आर टेकिंग ऑल माई क्रॉप, कि आपके जो आदमी हैं वो मेरी सारी क्रॉप ले गए हैं। अब ये क्या कह रहा है अंग्रेज अधिकारी, यू आर स्टिल इन एरियर्स, कि तुम्हारे अंदर अभी भी बकाया है। इफ यू डोंट पे नेक्स्ट वीक, अगले हफ्ते तक तुमने पे नहीं किया, आई विल सेंड यू टू जेल, कि मैं तुम्हें जेल में भेज दूंगा। अभी देखिए इनएविटेबली famine followed between 1815 and 1836, between 15 लाख इंडियन डाइड ऑफ स्टार्वेशन, कि एक बहुत भयंकर अकाल पड़ा था 1822 से लेकर 1836 के बीच में, जिसमें 15 लाख भारतीय भूख से मारे गए थे। अब आगे क्या होता है, ये जो कुछ अंग्रेज अधिकारी हैं ये बातें कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं कि स्टिल द ब्रिटिश इन्वेंटेड अदर मेथड विच गिव देम मोर प्रॉफिट, अभी भी जो ब्रिटिश जो थे वो दूसरे तरीके अपना रहे थे जिससे उनको और ज़्यादा फायदा हो। ये क्या कह रहा है कि
द गुड्स मैन्युफैक्चर्ड इन इंग्लैंड, जो चीज़ें, गुड्स होता है सामान, जो चीज़ें इंग्लैंड में बनती है, शुड नॉट हैव एनी इम्पोर्ट ड्यूटी वैन ब्रॉट टू इनटू इंडिया, कि जब वो भारत में लाई जाए तो उस पर कोई भी आयात कर न लगाई जाए। इम्पोर्ट ड्यूटी होती है, आयात कर न लगाई जाए। एक गुड आइडिया। अब ये दूसरा कह रहा है कि गुड आइडिया, बहुत अच्छी बात है। द ईस्ट इंडिया कंपनी लॉज बिगेन टू क्रिपल इंडियन इंडस्ट्रीज, जो ईस्ट इंडिया कंपनी की जो नीतियां थी, कानून थे, उन्होंने भारतीय उद्योगों को नष्ट करना शुरू कर दिया, रोंदना शुरू कर दिया। भारतीय उद्योग धंधे नष्ट हुए। और ये देखिए, आप भारतीय उद्योग धंधों का काम करने वाला आदमी क्या कह रहा है कि द ब्रिटिश पॉलिसीज रूइंड द एक्सपर्ट आर्टिशियंस एंड देयर बिजनेस, जो भारतीय माहिर कलाकार जो थे और उनका जो काम धंधे थे, उनको रूइंड, नष्ट कर दिया उन ब्रिटिश नीतियों ने। यानी भारतीय तो बेकार हो गया। अब क्या होता है, अब राजा राम मोहन जैसा एक लर्न पर्सन होता है, ये क्या कह रहा है, राजा राम मोहन राय के बारे में देखेंगे 1772-1833। क्या राजा राम मोहन राय, ए लर्न मैन फ्रॉम बंगाल, एक बंगाल का एक शिक्षित व्यक्ति था, अंडरस्टूड व्हाट वाज रॉन्ग विद द कंट्री, कि हमारे देश के साथ क्या गलत हो रहा था, ये बात वो राजा राम मोहन राय जी समझ चुके थे। वो क्या कह रहे हैं कि लेट अस डिस्पाइज आवर सेल्व्स, कि आओ हम अपना खुद का सम्मान करें। आवर एंशिएंट कल्चर इज ग्रेट, कि हमारी जो पुरातन संस्कृति है वो ग्रेट, महान है। एंड वी आर केपेबल ऑफ ग्रेटर अचीवमेंट्स, हम बड़ी उपलब्धियां हासिल करने योग्य हैं। वी मस्ट फर्स्ट रिफॉर्म आवर सोसाइटी, पहले हमें अपने समाज का सुधार करना होगा। सुपरस्टिशंस हैव बीन ट्रेनिंग अस, कि जो अंधविश्वास हैं वो हमें नष्ट कर रहे हैं, वो हमें नुकसान पहुंचा रहे हैं। अब उसने अपनी वाइफ को बताया, वाइफ से बात कर रहा है, वो क्या कर रहा है, ही टोल्ड हिज वाइफ उमा, उसने अपनी वाइफ उमा को बताया कि काउज आर ऑफ डिफरेंट कलर्स, की गायें अलग अलग रंग की होती है, बट द कलर्स ऑफ देयर मिल्क इज द सेम, लेकिन उनकी जो दूध है उसका रंग है वो सेम होता है। डिफरेंट टीचर्स हैव डिफरेंट ओपिनियंस, कि विभिन्न प्रकार के जो धर्मगुरु हैं, टीचर्स का मतलब यहाँ धर्मगुरु, उन्होंने अलग अलग, या संत, ठीक है, उन्होंने अलग अलग उपदेश दिए हैं। बट द एसेंस ऑफ एवरी रिलीजन इज द सेम, लेकिन जो प्रत्येक धर्म की जो अंतिम बात है वो बिल्कुल सेम है, सबकी समान है, सबका उद्देश्य समान है। अब ये देखो, ब्रिटिश जो राजा राम मोहन राय जी हैं वो क्या कर रहे हैं, ही वॉज अट्रैक्टेड बाई साइंस एंड मॉडर्न नॉलेज, वो विज्ञान और आधुनिक ज्ञान से आकर्षित हो गए। उन्होंने सीखा नॉलेज शुड बी प्रैक्टिकल एंड साइंटिफिक, ज्ञान है वो प्रैक्टिकल होना चाहिए और साइंटिफिक यानी वैज्ञानिक होना चाहिए, कोई भी ज्ञान हो काम में आना चाहिए। वो इंग्लैंड गए और उन्होंने क्या कहा, ही क्रॉस्ड द सी, देखिए इंग्लैंड में वहाँ जाके वो क्या कह रहे हैं, देखो ये कह रहा है कि ही क्रॉस्ड द सी, उन्होंने समुद्र को पार किया, एंड वेंट टू इंग्लैंड, इंग्लैंड गए वो। सी व्हाट मेड द ब्रिटिश पावरफुल, कि ये देखने के लिए कि अंग्रेज इतने ताकतवर कैसे हैं। देयर ही टोल्ड देम, उसने वहाँ जाके बताया, उनको बताया क्या, कि वी एक्सेप्ट यू एज रूलर्स, कि हम तुम्हें अपना शासक स्वीकार करते हैं, एक्सेप्ट, एंड यू मस्ट एक्सेप्ट अस द सब्जेक्ट, सब्जेक्ट होती है प्रजा, आप हमें अवश्य ही प्रजा के रूप में स्वीकार करें। बट यू मस्ट रिमेंबर, लेकिन हमें तुम्हें याद रखना चाहिए कि द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ रूलर आवर्स टू हिज सब्जेक्ट, कि अब जो रूलर होता है शासक, शासक की जो जिम्मेवारियां हैं वो जनता के प्रति क्या होती है वो भी आपको याद रखनी चाहिए। इसके बाद क्या होता है, अब ऑपरेशन, अब अंग्रेजों ने भारत पर अधिकार कर लिया और उन्होंने दमन जारी रखा। ऑपरेशन होता है दमन करना। दमन कैसे हो रहा है, ऑपरेशन ये दमन। बट द ब्रिटिश कंटिन्यू टू ऑपरेस इंडियंस, जो ब्रिटिश थे उन्होंने भारतीयों का दमन जारी रखा। इन 1818 दे हैड पास्ड रेगुलेशन 3, उन्होंने 1818 में एक कानून पास किया, रेगुलेशन 3। अंडर इट, इसके तहत एन इंडियन कुड बी जेल्ड विदाउट ट्रायल इन ए कोर्ट, कि एक भारतीय बिना कोर्ट के ट्रायल यानी कोर्ट में मुकदमा चलाए उसको जेल की जा सकती थी। नेक्स्ट यहाँ कुछ अधिकारी हैं वो बातें कर रहे हैं, इनके बारे में क्या कहा जा रहा है कि ओल्ड टाइम, कि पूरे समय में ऑफिसर्स इन इंडिया, भारत में जो अंग्रेज ऑफिसर थे वो हमेशा क्या करते थे, ड्यू बिग सैलरीज, उनको बड़ी बड़ी तनख्वाह मिलती थी। एंड आल्सो मेड फॉर्चून इन प्राइवेट बिजनेस, फॉर्चून होता है धन कमाना, प्राइवेट बिजनेस होता है जो प्राइवेट धंधे होते हैं उनसे वो धन कमाते रहते थे और तनख्वाह भी बड़ी बड़ी मिलती थी, यानी वो तो अमीर होते गए। अब जो भारतीय थे उनके क्या हालात थे, देखो यही कह रहा है कि बाई 1829 1829 तक ब्रिटेन वाज एक्सपोर्टिंग ब्रिटिश गुड्स,
वर्थ 7 करोड़ रुपीज टू इंडिया, कि 7 करोड़ तक का सामान भारत में ब्रिटेन से आयात हो रहा था, यानी भारत की चीज़ें नहीं बिक रही थी, ब्रिटेन की चीज़ें बिक रही थी। अब यहाँ एक चीज़ और कह रही है कि द ब्रिटिश प्रॉस्पेर्ड ऑन द कंपनीज लूट, जो कंपनी की लूट थी उससे अंग्रेज तो अमीर होते गए, वाइल जबकि इंडियन इंडस्ट्रीज बिगेन टू डाई, जबकि जो भारतीय उद्योग जो थे वो बिगेन टू डाई का मतलब नष्ट हो रहे थे, मर रहे थे। यहाँ जो बंगाल का गवर्नर जनरल था विलियम बेंटिक, ये बेंटिक है, ये जब इंग्लैंड गया तो इसने जाके वहाँ क्या कहा, इसने ये कह रहा है कि गवर्नर जनरल बेंटिक रिपोर्टेड बैक होम, बैक होम का मतलब जब इंग्लैंड गया तब जाके उसने क्या कहा कि द बोन्स ऑफ कॉटन वीवर्स, कॉटन वीवर होते हैं सूत काटने वाले बुनकर, उनकी हड्डियाँ आर ब्लीचिंग द प्लेन्स ऑफ इंडिया, कि भारतीय मैदानों को विरंजित कर रही है, यानी भारतीय मैदानों में सूत काटने वाले बुनकरों की हड्डियां बिखरी पड़ी है, यानी भारतीय उद्योग नष्ट हो गए और वो लोग मर रहे हैं। तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट है, सेकंड पार्ट इसका हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू, ओके।